नमस्ते दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल की इसलिए कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 5 राज्यों के चुनाव में पश्चिमी बंगाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बीजेपी ने भी पूरा जोर लगा रखा है और टीएमसी तो वहां सत्ता में है ही, तो वापस आने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाता है। पिछली बार भी भाजपा ने बहुत कोशिश की थी और 3 से 75 सीटों तक गई, मतलब 3 विधानसभा की सीटें थी, वो 75 तक पहुंच गई। इसलिए उसको अभी भी इतना उत्साह है कि वो अब के 75 से पार निकल सकती है आगे। मतलब आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा सीटें जीत सकती है, ऐसा उनमें उत्साह है। और उन्होंने 5 साल पूरा सांप्रदायिक षड्यंत्र भी किया, जहर भी उगला और लोगों को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश भी की। वहां दंगे भी हुए, हिंदू मुसलमान भी बहुत हो रहा है वहां पर। और चूंकि पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और आप जानते हैं कि आसपास के पड़ोसी देशों से लोगों का आना जाना बना रहता है। तो हमारे यहाँ पे भी बांग्लादेश में बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठी आते रहते हैं, ऐसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी। जबकि सही बात तो यह है कि घुसपैठियों को रोकने का काम भी केंद्र सरकार का है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। लेकिन वो अपना काम को नहीं बताती है, वो अपनी गलती नहीं देखती है। वो पश्चिमी बंगाल पे आरोप लगाएगी, वो बिहार पे आरोप लगाएगी, वो झारखंड पे आरोप लगाएगी। उन्होंने दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने की बात कही कि वो घुसपैठिए जो है दिल्ली में लाके इन्होंने बसा दिए, यहाँ पे वोट बैंक बना दी। अरे भाई, तो वो सीमा से कैसे आ रहे हैं? सीमा पे आप रोक क्यों नहीं रहे हो? और अंदर आ जाते हैं तो इतने सारे स्टेट्स को कवर करके आते हैं। हाँ, बंगाल में तो खैर दूसरे स्टेट्स नहीं है। तो ये सारी बातें भी उसमें देखनी चाहिए। इसके साथ ही दो मुद्दे, बहुत ही सांप्रदायिकता का मुद्दा बहुत जबरदस्त मुद्दा है। एक एसआईआर का मुद्दा है, जो बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव में को प्रभावित कर रहा है। एक तरफ 90 लाख वोटों को काटने की बात हो रही है, जो ऑलरेडी लिस्ट में हैं, उनको विवादित घोषित कर दिया है। अब विवादित कैसे घोषित किया है, ये कोई बात नहीं है। अरे भाई, अगर वो नागरिक नहीं है तो उनको हटा दो, अगर हैं तो रख लो। लेकिन वो नहीं, अब जब चुनाव होने वाले हैं तब ये कह रहे हैं कि साहब ये संदिग्ध हैं। तो ये संदिग्धता दरअसल उन्हीं इलाकों में है जहां टीएमसी मजबूत है। और टीएमसी मजबूत है तो वहां के वोटरों को संदिग्ध बता करके उनको वोटर लिस्ट से निकाल देने का काम भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से ज्ञानेश कुमार के माध्यम से कर रही है। ये बिहार में भी हमने देखा, बिहार में भी ऐसा ही किया इन्होंने, और यहाँ पे भी ऐसा ही कर रहे हैं। और दरअसल बात यह है कि अब ये सुनिश्चित हो गया है कि चुनाव जीतने के लिए विपक्षी दलों को, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी दल हैं, उनको न केवल भारतीय जनता पार्टी से लड़ना पड़ रहा है, बल्कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ये चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, इन सब से लड़ाई करनी पड़ रही है। और इन सब से जीतने के बाद अगर कोई जीतता है, इन सबको हरा करके कोई आता है, तो वो सरकार बना सकता है। बंगाल की जहां तक बात है, तो बंगाल में अभी मैंने आपको बताया, एक तो टीएमसी जो है बंगाली अस्मिता की बात कर रही है, और वो इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रही है कि अब हम स्वायत्त रहेंगे। बंगाल का आदमी, बंगाल के भद्र भद्र पुरुष जो है, बंगाल की सभ्यता से चलेगा या केंद्र से उसको कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न है। और वो
उठा रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बहुत लड़ाकू नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पार्टी में उस तरह की लड़ाकू नेता नहीं है, जो सीधी सड़क पे रहती है, जनता से बात करती है, खुद के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता कोई उनके ऊपर। और एक उनका जीवन इतना सरल सीधा सादा है, उनके रहने का तौर तरीका इतना साफ सुथरा है कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। वो अलग बात है कि उसके बावजूद भी उसके उनके ऊपर कई आरोप भारतीय जनता पार्टी और फेक आरोप लगाते हैं। पर वो सफेद साड़ी और स्लीपर पहन करके किसी भी सड़क पर आपको दिख जाएगी। सड़क में पर जब रास्ते पर लोग होते हैं, आंदोलन होता है, एज ए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर भी वो उन आंदोलनों में उनको लीड करती है, सबसे आगे रहती है। तो ऐसे मुख्यमंत्री से चुनाव का मुकाबला करना बीजेपी ही नहीं, किसी भी पार्टी के की बहुत मुश्किल है। और यहाँ बीजेपी भी है एक पार्टी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी है और लेफ्ट पार्टी भी है, अपना चुनाव लड़ रही है। लेफ्ट पार्टियां पहले, ममता के पहले लेफ्ट पार्टियां ही यहाँ चुनाव में थी, और तब बीजेपी यहाँ कुछ भी नहीं थी। बीजेपी को लाने का श्रेय भी कम से कम पिछले सालों में लेफ्ट पार्टियों को ही जाता है, कि उन्होंने ममता को अपना पहला दुश्मन माना और फिर दूसरा दुश्मन भाजपा को माना। तो उन्होंने जहां जहां ममता को हराने के लिए जहां जहां जरूरत पड़ी, उन्होंने भाजपा का सहयोग भी किया, इनडायरेक्ट किया, सीधा नहीं किया, कहा नहीं, लेकिन ये बात वहां पर खुलकर होती है। तो ये टकराव तो जोरदार है। दिल्ली की सत्ता एक तरफ है, दूसरी तरफ बंगाल की स्वायत्ता है, सार्वभौमिकता है। तो ये बंगाली अस्मिता है। तो ये टकराव तो रहेगा, और इसमें बंगाल का आदमी बहुत भावुक होता है। उसको बंगाल की स्वायत्ता पसंद है, उसको बंगाल की पहचान, बंगाली संस्कृति उसको ज्यादा भाती है। और सांप्रदायिकता में वो पॉलराइजेशन कर रही है भाजपा हिंदुओं का, और अ, हर ऐसा मुद्दा उठा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो। ये सिर्फ सांप्रदायिक जहर बोलने का काम तो इन्होंने बहुत बुरी तरह से किया है। और खुद तो सेक्युलर और अल्पसंख्यक की रक्षक बताती है, लेकिन सीटों का पोलराइजेशन कर रही है। घुसपैठियों का बात मैंने आपको बताई कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है दोस्तों वहाँ पर। और बेरोजगारी मुद्दा केवल बंगाल में ही नहीं है, पूरे देश में है। और आज मतलब ये पिछले 3-4 सालों से ये कहा जा रहा है, 5 सालों से, कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में इस समय है। दूसरी बात यह है कि जो जीडीपी के जो आंकड़े दिए जाते हैं वो सारे फेक हैं। कई चीजों की तो गणना ही नहीं हो रही है। मतलब असंगठित क्षेत्र के आंकड़े ही उपलब्ध नहीं है, तो आप जीडीपी कैसे निकालेंगे? तो ये सब चीजें दिखावे में है, और पता नहीं कितना इसमें लोचा है, कुछ कह नहीं सकते। तो वो बंगाल में भी है, गरीबियों का सवाल भी बड़ा है, युवाओं का सवाल है, नौकरी नहीं है, राशन और मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। बीजेपी मतलब इन सारे सवालों को उठा रही है वहां पर। लेकिन असल जो झगड़ा है वो वही है कि केंद्र बनाम राज्य की सरकार। राज्य सरकारें कहती है नरेगा का मतलब, बंगाल की टीएमसी कह रही है कि नरेगा का पैसा हमको नहीं मिलता है, टाइम से नहीं मिलता है, और अभी भी 30 करोड़ या 30,000 करोड़ रुपए ऐसे कुछ बकाया है जो सरकार दे नहीं रही है। इसी तरह से जीडीपी का जो फंड आता है वो भी समय से नहीं देते हैं, पूरा नहीं देते हैं, और कई अड़ंगेबाजी होती है। और बंगाल में मतलब कांग्रेस और लेफ्ट की भूमिका बहुत सीमित हो गई है। भूमिका है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कुछ जगह वो जीत जीत भी सकते हैं। पिछली बार तो नहीं जीते थे, एक आध सीट जीती थी, बाकी सारे लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ मिल के लड़े थे, उन्होंने कोई सीट नहीं जीत पाए। इस बार एक तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो थोड़े वोट बिगाड़ सकती है, टीएमसी को वो झटका दे सकती है, बीजेपी को जिताने का काम वो करेगी। वो
कह ही दिया है, सब लोग साफ मानते ही हैं कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। बिहार में भी ऐसा ही किया उन्होंने, यहाँ पे भी, उसके पहले महाराष्ट्र में कर चुके हैं। एक तरफ केंद्र सरकार, दूसरी तरफ राज्य सरकार, सिर्फ चुनाव नहीं, ये टकराव है। दिल्ली की सत्ता बनाम बंगाल की स्वायत्ता। कांग्रेस और बीजेपी की भूमिका बहुत सीमित हो गई है। अभी इनका कोई ऐसा नहीं लगता कि ये सत्ता में आ सकते हैं। तो निष्कर्ष यही है दोस्तों कि बंगाल का चुनाव अब दो ध्रुवों के बीच फंस गया है। एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ चुनौती, और बीच में जो ताकतें हैं वे जीत नहीं रही है, लेकिन हार जीत तय कर जरूर कर रही है। और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि टीएमसी का पलड़ा भारी है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ईवीएम, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, सारे, और 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 यहाँ तक कि जुडिशरी, सबके सब जो है सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए अब चुनाव का क्या परिणाम होगा, इसके बारे में कोई कल वो असेसमेंट नहीं किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ। अभी तो समय है बंगाल में चुनाव होने में, शायद, तो देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपको वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो और लोगों को भी भेजें। जय हिंद, जय भारत।